नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, दिसंबर 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर लेकर मैं आ चुका हूं एक बार फिर से। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है? तो आप ये पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे, पूरा हम लोग डिटेल में जानेंगे, इमेजेस के साथ में, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा डिटेल कंटेंट होने वाला है। तो पूरा आपको एंड तक देखना है वीडियो। जैसे कि आप बाकी की वीडियोज़ में, इस सीरीज़ की वीडियोज़ में आप प्यार देते आए हो, वैसा ही मैं उम्मीद करूँगा इस पर भी आप प्यार दोगे, लाइक और शेयर करोगे। इसके साथ ही दोस्तों न्यू ईयर है क्योंकि, तो एक बार फिर से सभी लोग को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इसी के साथ ही आपको ऑफर दिया जा रहा है, जैसे कि हर साल दिया जाता है आपको, तो न्यू ईयर ऑफर का आप फायदा उठा सकते हो। अभी आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी वीडियो कोर्सेज और सभी ई बुक्स पर। तो आपको कहाँ जाना है? एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, एमजेटी एजुकेशन ऐप को, और यहाँ पर ई बुक सेक्शन या वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप डिस्काउंट पा सकते हो। हमारे बहुत सारे वीडियो कोर्सेज आए हुए हैं और बहुत सारे नए-नए ई-बुक्स आए हुए हैं, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो। तो देखिए, अब हम लोग लॉन्च हो चुके हैं डिजिटल बोर्ड पर। तो चूँकि ये जो फ़ॉर्मेट है, ये जो मंथली करंट अफेयर का फ़ॉर्मेट है, ये मैं नहीं चेंज करना चाहता हूँ। इस वजह से ऐसे ही टैबलेट पेन के माध्यम से इसमें वीडियो आपको दे रहा हूँ। लेकिन बाकी की जो वीडियोज़ आती हैं दिन भर में, उस पर मैं लाइव भी आता हूँ, ठीक है? डेली करंट अफेयर का शो होता है रात को, उसमें भी लाइव आता हूँ। बाकी के हमारे जो टीचर्स हैं, ये सभी लाइव आते हैं। तो आप सबको बहुत ही ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है, इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए और बैचेस को भी एनरोल कर लीजिए। बा जितना भी चैनल है, सबसे आपको अलग सबसे ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी तक जैसे ही क्वालिटी बरकरार रही थी, आगे भी हर चीज़ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसने धनरेखा बचत जीवन बीमा योजना लॉन्च की? तो धनरेखा बचत जीवन बीमा या योजना लॉन्च की है दोस्तों एलआईसी ने। एलआईसी बोले तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसने धनरेखा जीवन बचत योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों और भी कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी प्रीमियम दरों में, ठीक है? महिलाओं के लिए खास तौर से है, उनको और भी ज़्यादा विशेष छूट पर प्रीमियम दरों पर इनको ये बीमा प्रोवाइड कराई जाएगी, बीमा सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ जो थर्ड जेंडर है, या कहें कि आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसजेंडर है या फिर जो और भी जो कम्युनिटी है, उसको भी इस योजना के लिए अनुमति है, वो लोग भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। एलआईसी दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1956 में हुई थी। मुंबई में ये हेडक्वार्टर्ड है और एमआर कुमार इसके अध्यक्ष हैं। एलआईसी दोस्तों इंश्योरेंस के मामले में अगर देखा जाए वैल्यूएशन के मामले में, तो वैल्यूएशन के मामले में ये दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी वैल्यूएशन कंपनी है, ठीक है? बीमा कंपनियों में अगर देखा जाए तो, ठीक है? और इसका आईपीओ भी लॉन्च होने वाला है। अभी तो भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला है, लेकिन इसका बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया? तो मिथिला मखाना दोस्तों ये बिहार का प्रोडक्ट है, इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। मखाना कुछ इस तरीके से होता है, मखाने का लावा आप सुने होंगे। तो मिथिला मखाना बिहार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसको जीआई टैग अभी मिला हुआ है। बिहार के और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है ऑलरेडी, जैसे मधुबनी पेंटिंग की बात करेंगे, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव खाजा, शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू, ये सभी जो प्रोडक्ट हैं, ये सभी के सभी कहाँ के हैं? बिहार के हैं। इनको जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग मतलब बोले तो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। बहुत बार आपको बताया गया है, जब किसी प्रोडक्ट की वजह से वो पूरा का पूरा एरिया पहचाना जाने लगता है, तो उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा ग्लोबलाइज़ करने के लिए, और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, उसके प्राइस को स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए, उसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, इन सब कारणों के लिए जीआई टैग दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग क्यों दिया जाता है, ठीक है ना? तो इन सभी पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपको दे सकता है। हो सकता है आपको उपरोक्त सभी टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। तो आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है अलग तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। रट्टा मार वाली पढ़ाई छोड़ दीजिए। बहुत बार मैंने आपको बताया है, रट्टा मार छोड़ दीजिए अब। अब आपको समझना है, ठीक है? समझना है, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, आपको समझ-समझ कर पढ़ना है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना? तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुने गए नीरज चोपड़ा।
नीरज चोपड़ा दोस्तों जेवलिन के थ्रोवर हैं और इन्होंने एकमात्र गोल्ड जीता है टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए। ठीक है, एकमात्र गोल्ड आया, इन्होंने ही दिलाया। 87.58 मीटर की दूरी तक इन्होंने भाला फेंका। भाला फेंक के ये खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं। 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड जीता था। इस तरह से 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या अनाउंस किया कि अब से 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। ओके, अच्छा, यहाँ पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो दिया है ये पुरस्कार, इनको तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया। तो अगर स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार पूछा जाए तब आप किसे बताएंगे? तब आप बताएंगे मीराबाई चानू को। किसे? मीराबाई चानू को बताएंगे। अच्छा, मीराबाई चानू, सखारोम मीराबाई चानू, ये मणिपुर की हैं। कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। और क्या इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कोई मेडल जीता था? बिल्कुल जीता था। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ था। ठीक है, किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग में जीता हुआ था। किसमें? वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता हुआ था सिल्वर मेडल। ओके, मीराबाई चानू ने, तो उनको मिला। इसके अलावा दोस्तों एसजेएफआई मेडल मिला है। किसे मिला है? सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सन्नी के नाम से जाने जाते हैं। सन्नी डेज इनकी किताब का भी नाम है। सुनील गावस्कर को एसजेएफआई इनको मिला है, यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको मेडल मिला हुआ है। ये 3 का 3 पुरस्कार आपको याद रखना है। यहाँ पर तीनों के तीनों नाम आपको दिए हैं। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, टीम ऑफ द ईयर। टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को मिला है। इसने भी कोई मेडल जीता है क्या? बिल्कुल जीता है। इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों। किसमें? ओलंपिक में। अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल ही इसने अभी बांग्लादेश में जो हुआ था ना चैंपियंस ट्रॉफी, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल ही आया भारत का। तो 2 पॉइंट मिल गए आपको। ठीक है, इसी तरीके से आपको रिवाइज करते चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का निधन हो गया। इन्हें कौन सा वीरता पुरस्कार मिल चुका था? तो इन्हें दोस्तों शौर्य चक्र मिल चुका था। आपने देखा पिछले महीने एक बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक एक हादसा हुआ। भारत के लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ दोस्तों। कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। कुन्नूर तमिलनाडु में पड़ता है। वहां पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी उसमें थे, उनकी वाइफ थी और 12 और सोल्जर्स थे। ठीक है, ये सभी के सभी अब फिलहाल डेथ हो चुकी है इनकी। एक बचे थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी, इनका भी निधन हो गया हॉस्पिटल में। ठीक है, कुछ दिनों तक इलाज चला लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका। ये थे, तो इनका भी निधन हो गया है। तो ये बहुत बड़ा लॉस था हेलीकॉप्टर में। ये हेलीकॉप्टर का नाम भी आप याद रखेंगे, MI-17 V5 हेलीकॉप्टर। इसको रसिया से लिया गया था और कहाँ पर हुआ? कुन्नूर के वेलिंगटन से जाने के बाद ये हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, कौन कौन सा? एक तो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का नाम, एक तो कुन्नूर में ये हुआ दुर्घटना, दूसरा ये कि इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ये 3 पॉइंट तो जरूर पूछे जाएंगे। बाकी बिपिन रावत जी के बारे में मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया हुआ था अच्छे से डिटेल में। एक्चुअली में ये 15 तारीख के बाद की वीडियो है। ठीक है, तो इसमें 16 तारीख से लेकर के करंट अफेयर लिए गए हैं 31 तारीख। 1 से 15 तारीख को मैंने पार्ट 1 में कवर करा दिया था, तो उसी में मैंने आपको बताया हुआ था। चलिए, दोनों पार्ट देखोगे तभी कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। अगला, हाल ही में किसे नवंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो नवंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया डेविड वार्नर को। ध्यान रखिएगा, आईसीसी के द्वारा दोस्तों प्रत्येक महीने दिया जाना शुरू हुआ है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। एक एक खिलाड़ी को दिया जाता है, एक पुरुष खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। इसी साल क्या, पिछले साल कहेंगे, जनवरी 2021 से शुरू किया गया था और जनवरी 2021 में सबसे पहले किसे मिला था? ऋषभ पंत को। फिलहाल यहाँ पर देखिए, जो इस बार की विजेता है वो ये दोनों हैं। एक तो है डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और दूसरी है हेली मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज की हैं। तो इन दोनों को प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर मंथ के लिए चुना गया है। किस मंथ के लिए? नवंबर मंथ के लिए चुना गया है। ठीक है ना, तो इसको आपको याद रखना है। और पहला वाला ऋषभ पंत को चुना गया था और शबनीम इस्माइल को चुना गया था। आईसीसी का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है दोस्तों अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसको इको सेंसिटिव जोन अभी हाल फिलहाल में घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, किसके द्वारा अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा। ठीक है,
इसे मस्क डियर पार्क से भी नाम से जाना जाता है क्योंकि हिरण की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में ही, ठीक है? जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क था ना इसका पुराना नाम। फिर बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया और अभी हाल-फिलहाल में इसका नाम फिर से बदल दिया गया है, नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नदी के किनारे बसता है पड़ता है इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। ध्यान रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन अब यहाँ से बन सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या कहें रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा तो नहीं पूछेगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे बसा है? तो आप बताएँगे रामगंगा नदी के किनारे। अच्छा, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी यही है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना? आगे देखते हैं। निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो वो बन गया है माल्टा। माल्टा दोस्तों एक यूरोपियन कंट्री है और इसने अभी हाल ही में पर्सनल यूज़ के लिए भांग को मंजूरी दे दी है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने घर में 4 पौधे से ज़्यादा ना लगाए, ऐसा ना हो कि वो खेती ही करने लगे। इसके अलावा 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, यानी कि मैच्योर होना चाहिए, ठीक है? वयस्क होना चाहिए और 7 ग्राम तक ही उपयोग कर सकता हो। तो इसके लिए ये सभी नियम जारी होंगे। तो माल्टा जो है इसका ये एक यूरोपियन कंट्री है। वैलेटा जो है यहाँ की राजधानी है, यूरो यहाँ करेंसी है, राष्ट्रपति हैं जॉर्ज वेल्ला, ठीक है? डेली करंट अफेयर होता तो आपको मैप में भी चल करके दिखाते हैं हम, चूँकि ये मंथली है इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, लोकरंग महोत्सव की मेज़बानी कौन-सा शहर करेगा? तो लोकरंग महोत्सव दोस्तों जयपुर में मनाया गया, जयपुर यानी पिंक सिटी। लोकरंग महोत्सव यहाँ पर मनाया गया, जयपुर राजधानी भी है राजस्थान की। 2 वर्षों के बाद मनाया गया, ड्यू टू कोविड-19 2 वर्षों से मनाया नहीं जा रहा था, इस बार मनाया गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों शशि थरूर ने। शशि थरूर बहुत ही फेमस दोस्तों कांग्रेस के लीडर हैं, पूर्व ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च की है, इनकी पुस्तक दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस होती है। इंग्लिश के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं, अक्सर चर्चे में रहते हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, वर्ष 2019 में मिला था, ठीक है? एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम की इनकी पुस्तक जो है, इस पुस्तक के लिए इनको मिला था। बहुत ही फेमस इनकी ये पुस्तक है। अगला, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किसे शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में कोलकाता की दुर्गा पूजा को, कोलकाता में दुर्गा पूजा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। कोलकाता में दुर्गा पूजा दोस्तों 331 साल से ज़्यादा से पुराने टाइम से मनाया जा रहा है, ठीक है? 331 साल से ज़्यादा और भी हो सकता है ज़्यादा। तो यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे घोषित कर दिया गया है। भारत में ऐसे संख्या 14 हो गई है, जिसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया गया है। यहाँ से कुछ पॉइंट हम लोग रिवाइज़ करेंगे, जैसे यूनेस्को है ना, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जारी की है, भारत में लिस्ट जारी की है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये जारी जारी किया करता है, इसमें एक एक प्रकार की लिस्ट होती है। इसमें लिस्ट होती है विरासत स्थलों की। भारत के ऐसे 40 विरासत स्थल है जिनको इसमें शामिल किया जा चुका है अभी तक। अभी 39वां और 40वां 2021 में शामिल किया गया। आपको कमेंट करके बताना है 39वां और 40वां विश्व विरासत स्थल कौन-सा था भारत का, ठीक है? कमेंट करके बताइए। इसके अलावा दोस्तों एक होता है रामसर साइट, रामसर साइट, ठीक है? रामसर साइट दोस्तों 2 फरवरी को एक्चुअली में ईरान का एक शहर है रामसर, तो उसमें एक सम्मेलन हुआ था 70 के दशक में कि यहाँ पर जो भी दुनिया भर में वेटलैंड्स होंगे, जो भी ऐसे वेटलैंड को क्या कहते हैं हम लोग? वेटलैंड को हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं। तो जो आर्द्र भूमि होंगी, वेटलैंड्स होंगे, उनको सुनिश्चित किया जाएगा और उनको उनके संरक्षण के लिए एक लिस्ट बनाई जाएगी। तो ऐसे भारत में 48 रामसर साइट हो चुके हैं, यानी 48 रामसर साइट है, 40 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितने हैं? 14 है भारत के। ये सब के सब आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दोस्तों भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अभी हाल-फिलहाल में सम्मानित किए गए हैं। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? इनका नाम है इसका नगदक पेलगी खोरलो पुरस्कार। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ओके। इनको दोस्तों यूएई का ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों, अभी हाल ही में मनोज मुकुंद नरवाने जी को, मनोज मुकुंद नरवाने जी को नियुक्त कर दिया गया चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नया अध्यक्ष या कहें हम लोग सीडीएस,
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनको नया नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है ना। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी जो कि भारतीय सेना के पूर्व ये अध्यक्ष थे, अब इनको सीडीएस के लिए प्रमोट कर दिया गया है। विपिन रावत जी की जगह पर आए हैं। विपिन रावत जी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारत के नए सीडीएस होंगे। भारतीय थल सेना के भारतीय वायुसेना के और भारतीय नौसेना के दोनों के भी नए-नए एडमिरल बने हुए हैं। दोनों के नए-नए चीफ बने हुए हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ बने हैं, वो बने हैं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, इनको आप याद कर लीजिए। नौसेना के प्रमुख बने हैं एडमिरल आर. हरि कुमार, इनको आप याद कर लीजिए। ये 3 नई नियुक्तियाँ हुई हैं, इनको आपको कंठस्थ करना है। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव किया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया है। अब लड़कियां जो होंगी वो 21 वर्ष से ऊपर रहेंगी, 21 वर्ष या उससे ऊपर रहेंगी, तभी उनको शादी योग्य माना जाएगा कानूनी तौर पर। ओके, पहले 18 था, अब 21 साल कर दिया गया है, लड़का का भी, लड़की का भी, ठीक है? तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे और बहुत सारे जो भी जो रोज़गार या फिर छात्राओं की जो उम्मीदें रहती हैं, जो उनका उनका सपना रहता है, वो सभी चीज़ें पूरी हो सकेंगी, साथ ही साथ कुपोषण के शिकार होने से भी बच सकेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों कुमार मंगलम बिरला जी को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। कुमार मंगलम बिरला ये आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, तो इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा एक कंपनी है टेकस्टार, एक स्टार्टअप है टेकस्टार्ट, इसको बेस्ट ग्लोबल एक्सेलरेटर फॉर स्टार्टअप का अवार्ड मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया? तो अभी हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने दोस्तों सूर्य के बाहरी बाहरी वायुमंडल में या ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब बहुत ही बड़ी, बहुत ही महंगी परियोजना थी। इसके तहत नासा जो है अपना रोवर जो है वो सूर्य के पास भेजा था। तो सूर्य के बाहरी परत जिसे कहते हैं कोरोना, याद रखिएगा ये कोरोना ये वाला कोरोना नहीं है महामारी वाला। ये कोरोना दोस्तों एक्चुअली में सूर्य की बाहरी परत को कहा जाता है। तो वहां तक पहुंच गया है पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, 2018 में लॉन्च किया गया था। सूर्य के करीब जाकर के उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, नासा आया है, नासा के बारे में बात करेंगे। तो बिल नेल्सन इसके वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष है। 1958 में जब भारत में डीआरडीओ स्थापित हुआ तभी नासा भी स्थापित हुआ था। अगला, किस राज्य ने सहाय योजना शुरू की? तो सहाय योजना दोस्तों झारखंड राज्य सरकार ने शुरू की है। किसने? झारखंड राज्य सरकार ने। सहाय योजना क्या है? सहाय योजना एक्चुअली में दोस्तों स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है फुल फॉर्म, याद रखिएगा। तो जो माओवादी प्रभावित इलाके हैं या जो जनजातीय इलाके हैं, वहां पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना शुरू की है झारखंड सरकार ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अगला, 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। न्यू दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 4 रनवे वाला ये देश का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा, अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दोस्तों शिलान्यास किया था नरेंद्र मोदी जी ने। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा, एशियाज लार्जेस्ट, ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट और वर्ल्ड्स फोर्थ, ठीक है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एशिया का सबसे बड़ा। ऑब्वियस सी बात है भारत का भी सबसे बड़ा ही होगा। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी याद रखेंगे, यहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप याद रखेंगे। अगला, डेटा एनालिटिक्स कंपनी यू ग्रुप द्वारा जारी प्रशंसित पुरुषों की सूची में नरेंद्र मोदी जी किस स्थान पर है? तो ये है दोस्तों 8वें स्थान पर। यू ग्रुप ने अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी की है। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये 4 चर्चित भारतीय चेहरे शामिल हैं। 8वां स्थान है नरेंद्र मोदी जी का। इसके अलावा महिलाओं में अगर बात किया जाए तो प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और सुधा मूर्ति शामिल हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 दिवस को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, विश्व अरबी भाषा दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ये सभी के सभी मनाए जाते हैं। तो सभी के सभी है इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, येलो कलर में बढ़िया दिखेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी दोस्तों 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए माइनॉरिटीज राइट डे, ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, इसके अलावा इंटरनेशनल माइग्रेंट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस और अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अरबी भाषा दिवस की थीम है द अरेबिक लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशनल कम्युनिकेशन। अरबी भाषा दोस्तों यूनाइटेड नेशन की 6 जो ऑफिशियल भाषा हैं उनमें से एक है। जैसे 6 ऑफिशियल भाषा कौन है? एक तो इंग्लिश है, एक है स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश भी उसकी भाषा ही है, एक है रसियन, एक है चाइनीज, ठीक है, चाइनीज भी है। इसके अलावा दोस्तों अरेबिक है और इसके अलावा एक और कौन सी बस्ती है? फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच भी है। तो इतनी जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं किसकी? यूनाइटेड नेशन की। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी? तो इन्होंने अभी हाल ही में शाहजहांपुर में, यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। याद रखिएगा कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। किसका? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो था दोस्तों वो सुल्तानपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में इसका उद्घाटन किया गया था और अब हो गया गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश 3 एक्सप्रेसवे वाला ये इकलौता राज्य है भारत का, 3 एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा दोस्तों 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भी ये पहला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, याद रखना है। 36,200 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसको बनने में। बन करके ये अभी तैयार होगा, ठीक है ना? अभी शिलान्यास किया गया है, अभी आधारशिला रखी गई है और 594 किलोमीटर लंबा होगा। 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भी बनाई जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कूड़ेभार के पास, सुल्तानपुर के कूड़ेभार के पास एयर स्ट्रिप बनाई गई है जहां पर फाइटर प्लेन वगैरह उतर सकती हैं इमरजेंसी कंडीशन में। ऐसे ही यहाँ पर भी बनाया जाएगा। ठीक है, अगला, किस महारत्न कंपनी को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 मिला? तो अभी हाल ही में दोस्तों सेल को, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दोस्तों ये मिला है अवार्ड गोल्डन पिकॉक फॉर पर्यावरण प्रबंधन। ठीक है, और ये एक महारत्न कंपनी है, लगातार 3 वर्षों से ये पुरस्कार जीत रही है। सोमा मंडल इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। ठीक है, याद रखना है इनका नाम, पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल ही नियुक्त की गई हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, 1954 में इसको स्थापित किया गया था। अच्छा, मैंने अभी महारत्न कंपनियों पर आपको वीडियो दी हुई थी, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। अगला, किस खिलाड़ी ने पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता? तो अवनी लेखरा ने जीता है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार। पैरालंपिक पुरस्कारों में इनको दिया गया है। इन्होंने इस बार पदार्पण किया और पदार्पण मैच में ही 2 मेडल जीत लिए। 2 मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं। कौन कौन से मेडल इनके नाम थे? एक तो गोल्ड मेडल हुआ, एक ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये शूटिंग से संबंधित है दोस्तों। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल में जीता गोल्ड और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता टोक्यो पैरालंपिक्स में। 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं एक ही ओलंपिक में। अगला, एक कैलेंडर ईयर में 2000 टी20 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? वो बन गए दोस्तों मोहम्मद रिजवान। ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के ये क्रिकेटर हैं। इन्होंने एक ही कैलेंडर ईयर में यानी एक ही सत्र में दोस्तों 2000 से ज्यादा टी20 रन बनाए हुए हैं। इसके अलावा बाबर आजम, इन्होंने 1800 से ज्यादा रन बनाए इसी सत्र में। दोनों ही खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं और दोनों ने ही अपना रिकॉर्ड बना दिया है एक नया-नया। फिलहाल यहाँ पर आपको मोहम्मद रिजवान दिख रहे हैं। देखिए एक्चुअली में है क्या कि अभी 2015 से एक रिकॉर्ड था क्रिस गेल के नाम, वो था 1665 रन का। 1665 रन का रिकॉर्ड 2 लोगों ने इस बार तोड़ दिया। 1800 रन मैंने आपको बताया किसने बनाया, बाबर आजम जो कि कैप्टन है, और मोहम्मद रिजवान ने 2000 से ज्यादा रन बना दिया। तो अभी तो फिलहाल 2000 रन बनाने वाले पहले और इकलौते ये खिलाड़ी हैं और दुनिया के, और इसका पुराना रिकॉर्ड तो दोनों लोगों ने तोड़ दिया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों ऋषभ पंत। अभी कुछ दिन पहले संजय दत्त को दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का बनाया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश का भी आप याद रखेंगे साथ ही साथ में। ठीक है, ये यूएई के गोल्डन वीजा पाने वाले भी पहले, यूएई के गोल्डन वीजा पाने वाले भी ये पहले भारतीय बने थे संजय दत्त। ऋषभ पंत की यहाँ पर बात करेंगे, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके अलावा आईसीसी के ये पुरुषों का जो होता नहीं है, पुरुषों का होता है मंथ ऑफ द
प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, तो उसके प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। जनवरी 2021 के लिए ही इनको मिला हुआ था। ऋषभ पंत आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, उत्तराखंड के आप होंगे ये ब्रांड एम्बेसडर। अगला, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों शांतनु गुप्ता ने। शांतनु गुप्ता जी की ये पुस्तक है, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लिखी गई है, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। इन्होंने इससे पहले द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर नाम से पुस्तक इन्हीं के ऊपर लिखी थी। 2017 में ये बुक आई थी जब ये सीएम बने थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अतीत, वर्तमान और भविष्य, इनकी ये दोनों पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। अगला, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने? ऑस्ट्रिया के नए चांसलर दोस्तों बन गए हैं कार्ल नेहमर। कौन? कार्ल नेहमर। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये होंगे न्यू चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। देखिए, ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो महाद्वीप, उसका अलग ही महाद्वीप में है। ऑस्ट्रिया जो है ये छोटा सा एक देश है, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया जो है इसकी राजधानी होती है वियना, और वियना में मैंने आपको बताया था ओपेक का हेडक्वार्टर है। किसका? ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर वेलेन है। अगला, भारतीय वायुसेना ने किस सेक्टर में भारत की पहली S-400 वायु रक्षा प्रणाली तैनात की? तो भारतीय वायुसेना ने दोस्तों पंजाब सेक्टर में तैनात की है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए, इसको रसिया से लिया गया है, रसिया ने डील की थी इंडिया से और डिलीवरी अब शुरू कर दिया है। तो पहला वाला जो है वो पंजाब सेक्टर में स्थापित किया गया है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए, ये स्थापित हो जाने से समझ लीजिए एक प्रकार से प्रोटेक्शन लेयर बन गई है। इसके अब आसमान से तो कोई नहीं ही अटैक कर सकता। अगला, 35,000 करोड़ का सौदा हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज हुआ करती है। वैसे मैं आपको डीआरडीओ पर वीडियो देने वाला हूँ, आप वो भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन डीआरडीओ से ही है। अग्नि-P मिसाइल या कहें अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? इसका सफल परीक्षण हुआ ओडिशा में। ओडिशा में दोस्तों जो चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज है, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के द्वारा किया गया, ऑब्वियस सी बात है, डीआरडीओ ही बनाता है, परीक्षण करता है। बहुत सारी मिसाइल हैं, डीआरडीओ की मिसाइल पर मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो ये वीडियो जल्द ही आएगी, जल्द ही बोले तो इस वीडियो के अपलोड होने के थोड़ी देर बाद हो सकता है वो वीडियो भी आ जाए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, उसमें डीआरडीओ की सारी मिसाइलों के बारे में बताया गया है 2021 में जो परीक्षण किया गया है। फिलहाल यहाँ अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में बात करेंगे। जो अग्नि-1 हुआ करती थी, अग्नि-1 मिसाइल, उसी को अपग्रेड करके अग्नि प्राइम मिसाइल बनाया गया है। इसमें कनस्तर वगैरह लगा दिए गए हैं, ठीक है। कनस्तर वगैरह लग जाने से उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, ठीक है, फ्रेश रखा जा सकता है। इसके अलावा इधर से उधर ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा थोड़ा-सा और अपडेट किया गया है, क्योंकि अग्नि-1 मिसाइलें बहुत पुरानी हैं, तो 1000 से 2000 इसकी रेंज भी है। अगला, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में के श्रीकांत ने या कहें किदम्बी श्रीकांत ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीता है दोस्तों सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। किदम्बी श्रीकांत यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, भारत के खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। इन्होंने सिल्वर जीता है। देखिए, बहुत ही इस बार अच्छा टूर्नामेंट रहा भारत के लिए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप में दोस्तों भारत के 2 मेडल आए, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, ये दोनों ही भारत के खाते में गिरे। ब्रॉन्ज मेडल जीता लक्ष्य सेन ने, ये भी भारतीय हैं, और सिल्वर मेडल जीता किसने? किदम्बी श्रीकांत ने। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों नागालैंड ने 3 नए जिलों की घोषणा की है। नागालैंड में अभी तक 12 जिले थे, अब हो गए हैं 15 जिले, ठीक है। ये जिले कौन-कौन से जुड़े हैं? यहाँ पर देखिए, तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चमोकेदिमा, ये 3 नए जिले जुड़े हैं जो इंड में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो 15 जिले हो जाएँगे। इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही 1 साल पहले कह सकते हैं कि 12वां जिला जुड़ा था, नोकलॉक, ये 12वां जिला बना था। तो अब टोटल अगर बात करें तो पिछले 1 डेढ़ सालों में 4 नए जिले इसके बन चुके हैं, नागालैंड के। अच्छा, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई-बुक आई हुई है दोस्तों, इसको आप ले सकते हैं। जनवरी से दिसंबर तक का कंप्लीट पैकेज यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कोई एक ई-बुक ऐसी मिल जाए जिसमें पूरा का पूरा आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाए जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का, वो भी चैप्टर वाइज हो, जिससे आप एक-एक दिन का, 2-2 दिन का टारगेट बना-बना करके पढ़ सको, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हो, जिससे आप उसको समझ-समझ कर तैयार कर सको अच्छे से, कोई डाउट ना रह जाए।
किसी भी क्वेश्चन से दोस्तों अगर वन लाइनर टाइप में रहता है, उसमें अगर कोई गलती मिल जाती है या फिर कोई ऐसा मिस्टेक रहता है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न रहता है, तो आपके मन में वो डाउट बना रहता है। लेकिन डिटेल से ये होता है कि आपको वो अच्छे तरीके से पॉइंट समझ में आ जाता है कि हाँ, जो लिखा है वो उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है? तो इस वजह से डिटेल तो बहुत ज़रूरी होता है और आपको एक सिंगल ई-बुक में ये सारी जानकारियाँ मिल जाएँगी। अगर आप न्यू ईयर अभी कूपन कोड यूज़ करते हो, तो अभी के लिए आपको इस पर 70% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। 50% का डिस्काउंट था ही, इसके अलावा 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ये ई-बुक आपको 79 में ही मिल जाएगी। वैसे हमारी ई-बुक जो होती हैं, वो ₹180 की हो जाती हैं, ठीक है? अगर आप लोग 1 बाय 1 लेते हो, तो 12 महीनों का ₹15 की 1 महीने की ई-बुक होती है। लेकिन आप इसको अभी लेते हो 79 में मिल जाएगी आपको। कहाँ पर मिलेगा? आपको एमजेटी ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। ध्यान रखिएगा सारा कुछ यहीं पर मिलने वाला है। एमजेटी ऐप ज़रूर रखिए अपने पास। अगला बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो इसको जीता है दोस्तों एम्मा रादुकानु ने। एम्मा रादुकानु बहुत बार मैंने आपको बताया है इंग्लैंड की ये खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की ये खिलाड़ी हैं दोस्तों और इस बार इन्होंने यूएस ओपन जीता हुआ था। इमेज देखेंगे आप इनकी, ये रही एम्मा रादुकानु। इस साल की बहुत ही चर्चित ये प्लेयर रहीं। बीबीसी ने इनको अभी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया ही दिया है। साथ ही साथ वहाँ की जो चांसलर हैं, इंग्लैंड की जो कह सकते हैं कि जो रानी हैं एलिज़ाबेथ द्वितीय, उन्होंने इनको अभी मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर चुना है। क्या चुना है? मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये भी आपको याद रखना है। यूएस ओपन जीती हुई हैं, जीतने वाली ये बनी थी दूसरी महिला खिलाड़ी इंग्लैंड की और सबसे युवा खिलाड़ी ब्रिटेन की। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा बीबीसी में दोस्तों कुछ और पुरस्कार दिए गए जैसे हेलेन रोल्सन पुरस्कार दिया गया जेन बेट्टी को, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला सिमोन बाइल्स को। ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इम्मा रादुकानु का नाम आप याद रखेंगे। अगला, प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया? तो इनको दोस्तों चीन में बनाया गया है भारत का नया राजदूत। इम्पोर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखेंगे। विक्रम मिश्री जी की जगह पर ये आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? दिसंबर महीने का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट डे है राष्ट्रीय गणित दिवस। 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है रामानुजन जी की जयंती के अवसर पर। रामानुजन ग्रेट मैथमेटिशियन इंडिया के, इनकी जयंती के अवसर पर 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इनकी इस बार 134वीं जयंती भारत मना रहा है। ठीक है, इनको दोस्तों इन पर एक फ़िल्म भी बनी हुई है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। क्या? द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, दोबारा पूछा जाएगा। अगला, किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया? तो दोस्तों राज्य उत्सव का टैग दे दिया है पंजाब ने। पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। वैसे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के पुरी से निकलती है, ठीक है ना? तो इसको राज्य टैग का भी दर्जा पंजाब से भी मिल गया है। अगला, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता? तो इसको जीता है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों ये नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड जीता है 2021 के लिए। हैदराबाद में ही आपको पता होगा दोस्तों डॉग पार्क खोला गया, भारत का पहला डॉग पार्क, याद करवाया था मैंने, ठीक है? तो वो भी आप याद रखेंगे और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है फिलहाल। अगला, फिलीपींस में कौन सा तूफान आया? तो फिलीपींस में अभी हाल ही में टाइफून रॉय आया है। क्या? टाइफून रॉय। भारत में अगर बात करेंगे कौन-कौन से तूफान इस साल आए हैं दोस्तों, तो इस साल बोले तो 2021 में, ठीक है ना? 2021 में क्योंकि ये दिसंबर की ई-बुक है, तो आप समझेंगे 2021 की बात। तो 2021 में कौन-कौन से तूफान आए हुए हैं? तो 2021 में दोस्तों सबसे पहले आया तौकते तूफान। तौकते या ताउते, ताउते भी था कहीं-कहीं, तौकते या ताउते। नाम दिया म्यांमार ने। इसके बाद दोस्तों आया यास नाम का तूफान। यास नाम का तूफान दिया ओमान ने। इसके अलावा दोस्तों आया गुलाब, गुलाब, ठीक है? गुलाब नाम का तूफान जो है इसको नाम दिया पाकिस्तान ने। इसके बाद आया जावेद, जायद। जायद नाम का तूफान आया, इसको नाम दिया किसने? सऊदी अरेबिया ने, ठीक है ना? तो टाइफून जो आया है फिलहाल ये फिलीपींस में आया था, ठीक है? फिलीपींस अपने ग्रुप में पड़ता नहीं है, तो फिलीपींस सागर में आया हुआ था और अभी तक का सबसे सबसे खतरनाक है, सबसे शक्तिशाली तूफान है। इससे पहले जो सबसे शक्तिशाली आया था वो 2013 में आया था, टाइफून हयान, ठीक है? अगला, फिलीपींस देखिए यहाँ पर मनीला इसकी राजधानी है। मनीला से मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा दोस्तों
इसके अलावा फिलीपींस को अभी गोल्डन राइस के प्रोडक्शन के लिए भी मंजूरी मिल गई है, ठीक है। रोड्रिगो दुतर्ते यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मुद्रा है फिलिपिनी पेसो, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। अगला, ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सीईओ और एमडी कौन बने? तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सीईओ और एमडी बन गए हैं अतुल दिनकर राणे। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं अतुल दिनकर राणे। तो इनको ब्रह्मोस जो मिसाइल बनती है ना, तो वो ब्रह्मोस का पूरा कार्यभार संभालने के लिए जो ब्रह्मोस एयरोस्पेस है, उसके उसका मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण तो दोस्तों डीआरडीओ करता ही रहता है। ब्रह्मोस के बारे में आप जान लो थोड़ा-सा। वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया डीआरडीओ के द्वारा जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है, उस पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। फिर भी यहाँ पर याद रखिएगा कि ये नाम जो है, ये रूस और भारत की 2 नदियों के नाम पर रखा गया है। रूस की मॉस्कोवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है? ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है ये। अभी हाल-फिलहाल में लखनऊ में इसके निर्माण की इकाई का उद्घाटन किया किसने? राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है ना? तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड 1998 में स्थापित किया गया था। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो नेशनल फार्मर्स डे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है दोस्तों। ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हमारे देश के जो किसान हैं उनको समर्पित है ये देश। और भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती को ये समर्पित है। उनकी जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात करें तो ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इसके अलावा ये तीसरे उप प्रधानमंत्री रहे, ये भारत के गृह मंत्री रहे, भारत के वित्त मंत्री रहे और भी कई पद ये संभाल चुके थे। किसान ट्रस्ट की इन्होंने स्थापना की थी, किसानों के लिए बड़े-बड़े डिसीजन लिए थे। इसी वजह से किसान दिवस इनके जयंती को समर्पित किया गया। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में प्रलय मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। प्रलय, जैसा नाम वैसा काम। दोस्तों प्रलय मिसाइल भारत में पृथ्वी मिसाइल को रिप्लेस करेगी। पृथ्वी मिसाइल जो हुआ करती थी ना, यहाँ पर थोड़ा-सा, पृथ्वी मिसाइल जो हुआ करती थी ना, वो सतह से सतह मार करने वाली, वैसी ही मिसाइल ये भी है। प्रलय ही भी वैसा ही काम है, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस ही मार करेगी। लेकिन पृथ्वी का समझ लीजिए एक बहुत ही अपग्रेडेड मिसाइल होगा ये, बहुत ही अपग्रेडेड रूप है इसका। 350 से 500 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता होगी यानी रेंज होगी। और ये बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। ओके। अगला, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का निदेशक किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अध्यक्ष बनाए गए विवेक गोगिया, ये निदेशक इसके बनाए गए हैं विवेक गोगिया। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इमेज में। रामफल पंवार जी की जगह लेंगे। 1986 में ये ऑर्गेनाइजेशन या ये संगठन या कहें ये संस्था स्थापित हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अभया पहल शुरू किया? तो अभया पहल दोस्तों दिल्ली ने शुरू किया है। बहुत बार इसके बारे में बता चुका हूं मैं, ठीक है। जब भी दिल्ली आता है रिवीजन करवाता हूं। अभया पहल जो तो दोस्तों है क्या, इसके तहत बच्चों को इनकरेज किया जाएगा, बच्चों को एम्पावर किया जाएगा, जिससे उनको कोई बहला फुसला ना सके, ठीक है। इसके अलावा वो घुल मिल सके आसपास समाज में, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये शक्ति फाउंडेशन एक एनजीओ है, उसके साथ दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना मिल करके ये शुरू किए हैं। प्रियंक कानून गोप जी भी थे शामिल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। अभया का मतलब होता है वह जो निडर हो, ठीक है। अगला, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, टीचर्स के लिए यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। अच्छा, दिल्ली में ही मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। इसका पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे किसे? कर्णम मल्लेश्वरी को, कर्णम मल्लेश्वरी को, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया है पहला कुलपति। अगला, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसको जीता है दोस्तों लोह की यून ने। मैंने आपको सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल बताया था। सिल्वर मेडल किसने जीता था? ये लॉ की यून जो है बाय द वे सिंगापुर के हैं। सिल्वर मेडल जीता था दोस्तों किसने? भारत की किदम्बी श्रीकांत ने। और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? ब्रॉन्ज मेडल लक्ष्य सेन ने जीता था। तो ये तीनों नाम भी आप याद रखेंगे। और लॉ की यून तो आप याद ही रखेंगे, सिंगापुर के हैं, गोल्ड जीता था इन्होंने। सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप किसने जीता?
तो सैफ अंडर 19 विमेन चैंपियनशिप दोस्तों बांग्लादेश ने जीता है। सैफ SAFF अंडर 19 का विमेन्स चैंपियनशिप हुआ। तो इसको ये फुटबॉल का होता है, इसको बांग्लादेश की महिलाओं ने जीत लिया है। और अगर पुरुषों वाला बड़ा वाला अगर पूछा जाए जो ओवरऑल होता है तो उसको इस बार भारत ने जीता था। भारत ने नेपाल को हरा करके जीता था। ठीक है, भारत वर्सेस नेपाल हुआ था फाइनल मैच, भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में सुशासन दिवस दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया गया। सुशासन दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर रहे। सबसे कम कार्यकाल का भी इन्हीं के नाम रिकॉर्ड है। 13 दिनों के लिए ये प्रधानमंत्री एक बार बने थे, एक बार 13 महीनों के लिए ये प्रधानमंत्री बने और एक बार इन्होंने पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया था 5 वर्षों का। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। ये भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ ये सहकारिता मामलों के मंत्री हैं। तो ये भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किए हैं। एक्चुअली में भारत दर्शन पार्क है क्या? ये दिल्ली में एक ऐसा पार्क बनाया गया है जो अपशिष्ट पदार्थों से बनाया जाता है और वहाँ अपशिष्ट पदार्थों से दोस्तों बहुत सारी इमारतें बनाई गई हैं। तो भारत दर्शन का मतलब ही यही है कि भारत भर में जो भी इमारतें हैं, चाहे ताजमहल हो या फिर कुतुब मीनार हो, कुतुब मीनार तो दिल्ली में है ही वैसे ही, और भी जो भी हैं, चार मीनार हो, और भी जो भी महत्वपूर्ण ऐसे जो जो विरासत स्थल हैं, उसको उस उस अपशिष्ट सामग्री से बनाया गया है वहाँ पर। यानी एक ही जगह पर पूरे के पूरे भारत का दर्शन कर सकते हो। इसीलिए भारत दर्शन पार्क इसको कहा गया है। इस पार्क में कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, कोणार्क मंदिर सब बनाया गया है। अगला, ट्रांसजेंडर्स के लिए पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था किसने की? तो आरक्षण की घोषणा ट्रांसजेंडर्स के लिए कर्नाटक सरकार ने की है। 1% अब आरक्षित रहेगी सीटें इसके लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए। कर्नाटक पुलिस में अब 1% सीट जो होगी वो ट्रांसजेंडर के लिए होगी। यानी जितनी भी वैकेंसी आएंगी उस वैकेंसी में 1% रिजर्व रहेगा। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने ये घोषणा की है। अगला, हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। ये केंद्रीय सहकारिता मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये गुड गवर्नेंस डे पर लॉन्च किया गया है, यानी सुशासन दिवस मैंने अभी आपको बताया 25 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी उसी टाइम पर लॉन्च किया गया है और इसमें गुजरात है टॉप पर। कौन सा राज्य? गुजरात टॉप पर है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर है। अगला, स्वदेशी निर्मित मिसाइल वाहक INS खुकरी को कहां से सेवा मुक्त किया गया? तो INS खुकरी यानी इंडियन नेवल शिप, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। INS खुकरी को दोस्तों अभी हाल ही में विशाखापत्तनम से डीकमीशन किया गया है। डीकमीशन बोले तो सेवा मुक्त किया गया है। देखिए, डीकमीशन दोस्तों जब होता है ना तो बहुत ही इज्जत, बहुत ही सम्मान के साथ किया जाता है। इसको ठीक वैसे ही ट्रीट किया जाता है। कोई भी INS का शिप हो या वायुयान हो या कोई भी चीजें हो, अगर उसको डीकमीशन किया जा रहा है तो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कोई एक बड़ा अधिकारी रिटायर होता है। उसको जितने अधिकारी वहाँ पर काम कर चुके हैं पूर्व में उस शिप पर उनको बुलाया जाएगा, परेड होगी, ठीक है? बाकायदे उसको डीकमीशन किया जाता है इज़्ज़त के साथ। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। विशाखापत्तनम में से डीकमीशन किया गया। 1989 से मझगाँव डक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था। 32 वर्षों तक सेवा दिया इसने। दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में कौन-सा देश शामिल हुआ? तो उसमें भारत भी शामिल हो गया है। टॉप 3 डोप उल्लंघन करने वाले देशों में भारत हो गया है शामिल। अब इसमें टॉपर कौन है? रूस है। ये रिपोर्ट वाडा के द्वारा जारी की गई है। वाडा बोले तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। तो इसके अनुसार बताया गया है कि रूस में 167 मामले आए हैं डोपिंग के उल्लंघन करने के। सेकंड पर इटली है 157 मामलों के साथ। भारत में 152 मामले आए हैं। फिर ब्राज़ील, फिर ईरान है। सबसे ज़्यादा डोपिंग के अपराधी पाए गए हैं बॉडी बिल्डिंग में, उसके बाद वेट लिफ्टिंग में। ओके, अगला, अच्छा जैसे यहाँ पर वाडा है वैसे ही भारत में काम करती है एक एजेंसी नाडा। तो नाडा के नाम आप याद रखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ये लोग ये चेक करते हैं कि कोई खिलाड़ी है, कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं यूज़ कर रहा है जिससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। बैचलर डैड के पुस्तक के लेखक कौन है? बैचलर डैड पुस्तक इसको तुषार कपूर ने लिखा है। तुषार कपूर आप जानते ही हैं, अभिनेता हैं।
इन्होंने बैचलर डैड ये माय जर्नी टू फादरहुड एंड मोर नाम की पुस्तक लिखी है। पेंगुइन इंडिया ने इसको प्रकाशित किया है। जनवरी में ही ये पुस्तक आएगी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई और इसमें भारत है तीसरे स्थान पर। देखिए थर्ड रैंकिंग पर पुरुष की रैंकिंग है, पुरुषों की, ठीक है, पुरुष हॉकी टीम की। और महिलाओं की अगर बात की जाए तो भारत है 9th पोजीशन पर, ठीक है। महिलाओं की रैंकिंग में भारत जो है वो 9वें स्थान पर है। पुरुषों की टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह और महिलाओं की रानी रामपाल है। पुरुष कैटेगरी में दोस्तों टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड पर बेल्जियम, थर्ड पर अपना प्यारा भारत। महिला कैटेगरी में फर्स्ट पर नीदरलैंड है और भारत है 9वें स्थान पर। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया बांग्लादेशी एशियाई चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भारत कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था और टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया ने। महिलाओं ने चौथे स्थान पर अपना टूर्नामेंट समाप्त किया था टोक्यो ओलंपिक में। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों किया गया भोपाल में। मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय वन मेला बताया था, मैंने आपको भारतीय ड्रोन मेला बताया था। पहला ड्रोन मेला या कहें कि ड्रोन महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया ग्वालियर में। ग्वालियर भी मध्य प्रदेश का ही एक शहर है, तो वहां पर ड्रोन महोत्सव मनाया गया और वन मेला मनाया गया, ठीक है। वन मेला कहाँ पर? भोपाल में मनाया गया। भोपाल भी मध्य प्रदेश का ही है। तो यहाँ पर देख लीजिए वन मेला का इमेज है। अगला, डीसीजीआई ने किस वैक्सीन को 12 से 18 वर्षों के बच्चों को लगाने की मंजूरी दी? तो डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने दोस्तों कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है कि 12 से 18 वर्ष के बच्चों को लगाया जा सकता है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि 3 जनवरी के बाद से दोस्तों 15 वर्ष से 18 वर्ष के जो युवा हैं उनको वैक्सीन लगाया जाएगा, ठीक है। और 3 जनवरी का डाटा मैं बताऊं तो 40 लाख युवाओं को लगाया गया वैक्सीन। कोवैक्सीन भारत बायोटेक का है, पूर्णतः भारतीयों द्वारा बनाया गया है। भारत बायोटेक, ठीक है, भारत बायोटेक कंपनी की है और ये हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड है, हैदराबाद में। और कृष्णा इला इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? कृष्णा इला। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है दोस्तों कौन सी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने दोस्तों बनाया कोविशील्ड और इसके आधार पूनावाला सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? तो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा ये टेलीस्कोप होगा। पिछला वाला जो था उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है और ये 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जो हबल टेलीस्कोप था ना उससे 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और साइज में अगर बात करें तो 3 गुना ज्यादा बड़ा है। 6200 किलोग्राम का वजन है इसका। $10 बिलियन का खर्च आया है इसको बनाने में। नाम है इसका जेम्स वेब स्पेस। नाम याद रखना है आपको, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। और नासा के बारे में तो आपको बता ही दिया हूं। अगला, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? तो विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने जीता है। हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली 2021 वाली। देखिए एक्चुअली में 2021 में एक और हुआ था, वो 2020 वाला था जो एक प्रकार से कहीं शिफ्ट किया गया था। तो 2020 वाला जो हुआ था 2021 वाला, उसको मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके जीता था। और यहाँ पर जो हुआ लास्ट में, जो दिसंबर मंथ में हुआ लेटेस्ट, वो हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके जीता। ये 21-22 वाला संस्करण था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी व्यक्ति हैं और एक पर्यावरण का एक परोपकारी व्यक्ति हैं। इनका एक एनजीओ चलता है, एक समूह चलता है, गिफ्ट ऑफ द गिवर्स। गिफ्ट ऑफ द गिवर्स नाम का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके संस्थापक हैं। तो इनको डेली मावेरिक अखबार के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर का। क्लियर है? इनको नेशनल ऑर्डर भी मिल चुका है दक्षिण अफ्रीका का, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसके अलावा इनको सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड भी मिल चुका है। अगला, विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? थोड़ी देर और रुकिए, बस 10 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, पेशेंस बनाए रखिए। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन दोस्तों किया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया। विश्व संगीत तानसेन समारोह ये 6 दिनों का था, 25 से 30 दिसंबर तक चला। 97वां इसका संस्करण था। आपको दोस्तों पता होना चाहिए तानसेन जी जो थे, जो अकबर के दरबार में रत्न थे,
वो मध्य प्रदेश से ही बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। इसमें दोस्तों 3 जगह पर संगीति होगी और होगी क्या? हो गई समझ लीजिए 25 से 30 दिसंबर तक आयोजित हुआ और 9 संगीतियाँ होंगी टोटल, ठीक है? चलिए अगला सीईबीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो सीईबीआर की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार 2031 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। यहाँ पर सीईबीआर ने दोस्तों कुछ अपना डेटा शेयर किया है, डिटेल्स टेबल बनाया है, इसमें बहुत ही बारीकी से आप समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए चाइना टॉप पर रखा गया है, क्यों? क्योंकि चाइना जो है इस टेबल में लास्ट में टॉप पर आने वाला है। यूएस जो है ये लास्ट में सेकंड पर आने वाला है। 2021 का ये हाल है, ठीक है? यानी यूएस टॉप पर है, सेकंड पर चाइना है, इंडिया 7वें स्थान पर है और 2000 यहीं पर आप आ जाइए 31 में। 2031 में ये हाल हो जाएगा कि चाइना टॉप पर आ जाएगा, इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, यूएस दूसरा बन जाएगा, 5वें पर जर्मनी, जापान आ जाएगा 4 पर। तो 2036 में चाइना टॉप पर रहेगा और सेम ऐसी पोजीशन टॉप 3 की बनी रहेगी, बस जर्मनी थोड़ा-सा और ऊपर आ जाएगा, ठीक है? जापान को पीछे कर देगा। ओके, तो ये रैंकिंग है ये इकोनॉमी की एक प्रकार से टेबल है फ्यूचरिस्टिक, ठीक है? हाल ही में किसने कानपुर मेट्रो रेलवे का उद्घाटन किया? तो कानपुर मेट्रो रेलवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कानपुर में भी अब मेट्रो चलेगी। आईआईटी से लेकर के आईआईटी कानपुर जो है दोस्तों, वहाँ से लेकर के ये मोती झील तक चलेगी। 9 स्टेशन होंगे, 9 किलोमीटर की रूट होगी, 32 किलोमीटर की लंबाई पर टोटल ये बनाया जाएगा। 11,000 करोड़ की परियोजना है। अभी फ़िलहाल 9 किलोमीटर रूट पर ये चलाई गई है। ठीक है? अगला क्वेश्चन बात करें अच्छा इसमें कुछ ख़ास बात होगी, ये इसका जो टिकट वगैरह सिस्टम होगा ना, ये क्यूआर कोड बेसिस पर होगा। अगला आधुनिक दिन के डार्विन के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड ओ विल्सन का निधन हो गया। ये किस देश के थे? तो ये दोस्तों थे अमेरिका के। यहाँ पर देखिए इमेज में आधुनिक दिनों का डार्विन कहा जाता था क्योंकि देखिए ये छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़ों को इतना बड़ा-बड़ा तक भी ये बना सकते थे। ठीक है? और इसी पर रिसर्च कर रहे थे। जैसे डार्विन किया करते थे आनुवंशिकी वगैरह के लक्षण के। ठीक है? तो अमेरिका के महान वैज्ञानिक थे, प्रोफ़ेसर थे और लेखक भी थे। इनकी 30 से अधिक पुस्तकें आई थी। तो एडवर्ड ओ विल्सन जो कि ये आधुनिक दिन के डार्विन के नाम से प्रसिद्ध थे या एक और नाम इनको कहा जाता था कि डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी। तो इनका निधन हो गया फिलहाल। अगला 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा करके जीत लिया है। तमिलनाडु में यह आयोजित हुआ था। जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 11वां संस्करण था। उत्तर प्रदेश की टीम ने जीत लिया इसको। अगला पीएनबी का नया सीईओ और एमडी कौन बनाया गया? किसे बनाया गया? तो पंजाब नेशनल बैंक के नए सीईओ और एमडी बन गए अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल दोस्तों मल्लिका अर्जुन राव जी की जगह पर आए हैं। एस मल्लिका अर्जुन राव इससे पहले थे, ठीक है? तो अतुल कुमार गोयल जी इनको रिप्लेस किए हैं। इसके अलावा दोस्तों यूको बैंक के भी सीईओ और एमडी चेंज किए गए हैं। कारण ये है कि अतुल कुमार गोयल इससे पहले यूको बैंक के ही सीईओ और एमडी थे। लेकिन अब ये पीएनबी के बन गए हैं, तो यूको बैंक भी खाली हो गया। तो यूको बैंक के सीईओ और एमडी सोमा शंकर प्रसाद बना दिए गए। यानी 2 नई नियुक्तियाँ, 2 बड़े बैंकों की, 2 सरकारी बैंकों की नियुक्तियाँ आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला, नीति आयोग के राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों नीति आयोग के इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें 2 प्रकार की इंडेक्स जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, ये चौथा इसका संस्करण था। पहले वाले में तो दिया गया है कि इंक्रीमेंटल रैंक कौन-कौन सा है, यानी इंक्रीमेंटल सिस्टम में कौन है टॉप पर। दूसरे में दिया गया है कि ओवरऑल रेफरेंस ईयर रैंक क्या है। तो इंक्रीमेंटल में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, सेकंड पर असम है, तेलंगाना थर्ड पर है। और ओवरऑल रैंकिंग में केरला टॉप पर है, सेकंड पर तमिलनाडु है और थर्ड पर है तेलंगाना। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है और छोटे राज्यों में, बड़े राज्यों में इस प्रकार से डिवाइड किया ही करता है नीति आयोग जो है। तो बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश है, छोटे राज्यों में मिज़ोरम टॉप पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने विश्व का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया? तो विश्व का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है जापान ने, ठीक है? जापान। ड्यूल मोड वाहन क्या होता है कि ये दोस्तों रेलवे पटरी पर भी चलेगी और रोड पर भी चलेगा। इसमें देखिए टायर भी लगे हैं और यहाँ पर रेलवे के चक्के भी लगे हुए हैं, ठीक है? तो ये टायर पर भी चल सकता है, टायर पे हालाँकि स्पीड ज़्यादा होगी और रेलवे पर स्पीड इसकी कम होगी। रेलवे ट्रैक पर स्पीड है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर की और टायर पर सामान्य रोड पर इसकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर की। तो ड्यूल मोड व्हीकल है, दुनिया का पहला है ये, जापान के कायो शहर में यह स्थापित किया गया है। ठीक है? अगला देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने? मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, बहुत बड़ा पद होता है दोस्तों। ये किसी राज्य का सबसे बड़ा पद होता है, समझ लीजिए ऑफिशियल रैंक का, जो समझ लीजिए ऑफिसर्स रैंक का होता है, ठीक है ना? जो पढ़े-लिखे लोगों का कह सकते हैं हम लोग। तो पढ़े-लिखे लोगों का सबसे बड़ा पद जो है मुख्य सचिव का होता है और वो बन गए हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हुए, मुख्य सलाहकार हुए, ठीक है ना? ये डायरेक्ट सीएम से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी सीएम के उत्तरदायी होते हैं। तो दुर्गा शंकर मिश्रा यहाँ पर दिख रहे हैं, सो नहीं रहे हैं ये थोड़े अपना बात बता रहे हैं, ठीक है? चलिए तो राजेंद्र कुमार तिवारी जी की जगह पर आए हुए हैं। 1985 बैच से आईएएस ऑफिसर हैं और इससे पहले आवास और शहरी कार्यालयों के ये सचिव थे। अब वहाँ पर मनोज जोशी जी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति की घोषणा की? तो तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों महिलाओं के लिए एक न्यू पॉलिसी लाई हुई है। इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का एंटरप्रेन्योरशिप या महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है, महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाता सकता है, इन सब पर ये बेस्ड होगा और 5 वर्षों से अधिक समय तक ये चालू रहेगा। तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब मैं फिर से बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश का लेखपाल बैच आया हुआ है। इसमें आपको चैप्टर वाइज़ क्लासेस मिलेंगी, पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर की सारी ई-बुक आपको 1 वर्ष तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। यूपी की जीके की स्पेशल क्लासेस चलाई जाएँगी, यूपी की करंट अफेयर की स्पेशल क्लासेस चलाई जाएँगी। कहीं-कहीं पर आपको मिलेगा कोर्स तो दे देंगे, लेकिन यूपी स्पेशल की अलग से क्लास नहीं लगाएँगे, 1-2 क्लास में खत्म कर देंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराए जाएँगे, डाउट सेशन होगा, यानी कोई भी जो स्टूडेंट है वो हफ्ते में 1 बार फ़ोन कॉल पर अपना डाउट क्लियर कर सकता है। एग्ज़ाम के पहले-पहले पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। अभी 749 को आपको ये दिख रहा है ना, लेकिन अभी आपको ये नहीं पे करना है, आपको कूपन कोड करना है न्यू ईयर। न्यू ईयर अगर आप कूपन कोड एंटर करोगे तो आपको मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट। ये केवल 2 से 3 दिनों के लिए है, तो जाइए जल्दी से एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर का। कहीं ऐसा ना हो कि साल पुराना हो जाए और पछताने लगो आप, ठीक है? तो आपको यूज़ करना है कूपन कोड न्यू ईयर और 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स आपको 374 के आस-पास में मिल जाएगा। तो इतना सस्ता, इतना ज़्यादा डिटेल कंटेंट के साथ दोस्तों कोर्स आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। हर एक चैप्टर की वीडियो होगी, उसकी पीडीएफ मिलेगी और उसका दोस्तों क्विज़ भी कराया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ई-बुक पर भी ये डिस्काउंट चल रहा है, तो आप ई-बुक पर भी डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी है, आप कमेंट करके हमें बताइए। इस सीरीज़ को आप जैसे प्यार देते आए हो अभी तक, ऐसे ही प्यार देते रहो। इस वजह से इसका कोई फॉर्मेट मैंने नहीं चेंज किया, तो आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे दिखाते रहो, शेयर करते रहो वीडियो को, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। मिलेंगे अब अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।